तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। तो आंसर होगा पंजाब ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगी बिल्कुल। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की। पहला प्रश्न तो आपको ये याद रखना है इस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। इस बार इसका ये कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। किसने जीता, पंजाब ने जीता, पंजाब टीम ने जीता। या किसे हराया, यानी कि उप विजेता कौन रहा, तो बड़ौदा टीम इसमें उप विजेता रही है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें आप कि पंजाब ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि पंजाब के लिए ये दूसरा घरेलू टाइटल है, क्योंकि इससे पहले वो 1992-93 में रणजी ट्रॉफी का विजेता भी रहा है। एक प्रश्न ये भी बनेगा कि फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया, तो पंजाब के मोहाली के PCA स्टेडियम में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अभिषेक शर्मा जो कि पंजाब से हैं। तो यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं आपके, सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कौन जीता कौन हारा, इसका संबंध किससे है। थोड़ा सा टिपिकल में आएगा तो नीचे की साइड से पूछ लेगा कि स्टेडियम कौन सा था जहां खेला गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, इस तरह से। तो सारे पॉइंट्स जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। पहले हम बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। तो ये भारत में T20 क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट है। इसका जो पहला टूर्नामेंट है वो सन 2006-07 में खेला गया था। लास्ट वाला 2022 में जो विजेता रहा था वो मुंबई रहा था, और 2023 में आपने देखा पंजाब विजेता रहा इसको। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स 2023 की, जो कि इस बार कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, 37 नंबर का है। कहाँ पे हुआ ये, गोवा में हुआ। गोवा में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ, और इस बार इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था, मोगा। और ये भी याद रखना इसका आदर्श वाक्य क्या है, गेट सेट गो। और अभी इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था, पेटीएम बना था। तो मेडल टैली में अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते आप देख सकते हो, 80 गोल्ड, 69 सिल्वर, 79 ब्रोंज, यानी कि टोटल 228 मेडल इसने जीते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, जो राष्ट्र खेलों में नेशनल गेम्स में टॉप पे होता है उसे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आंसर होगा राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। वैसे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र आखिरी बार नेशनल गेम्स में 1994 में टॉप पे रहा था, उसके बाद अब जाके ये टॉप पे आया है। और पिछले साल, या यूं कहूं कि पिछले 4 एडिशन में जो टॉप पे बना हुआ था सर्विसेज, वो इस बार दूसरे स्थान पर है, 66 गोल्ड है। और तीसरे स्थान पे हरियाणा है, इसके 62 गोल्ड है। और ये देखो टॉप 3 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप अपने अपने राज्यों के रैंकिंग जरूर ध्यान रख लेना। जैसे आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान किस स्थान पर है, उत्तर प्रदेश से हैं तो वो किस स्थान पर है, कितने गोल्ड है और कितने मेडल है। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट और याद रखने वाले हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया, तो तैराक हैं, स्विमर हैं श्रीहरि नटराजन। इन्होंने 8 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीता। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में बात करेंगे तो 2 महिला खिलाड़ियों को चुना गया, जिम्नास्टिक संयुक्ता प्रसेन और प्रणति नायक को। इन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। और अगर बात करें कि कौन कौन से नए खेल इस बार इसमें जोड़े गए, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वे मार्शल आर्ट, रोल बॉल, सेपकट कराओ, कलारी पय्यट्टू, पैनकेक सिलाट और मिनी गोल्फ। पिछला वाला जो एशियन गेम्स हुआ था वो गुजरात में हुआ था, 36 नंबर का एडिशन था, उसका शुभंकर सबज था, टॉप पे सर्विसेज ही था उसमें। फिर बताइए, अभी हाल ही में मैग लेनिंग ने किस खेल से संन्यास ले लिया, तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया मैंने, आप सबने इनका नाम सुना होगा, ये क्रिकेटर है। प्रश्न ये होना चाहिए था कि इन्होंने संन्यास ले लिया, क्रिकेट से संबंध है, लेकिन किस देश की है, तो ये ठीक प्रश्न बनता। तो याद रखना भी मैग लेनिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और वैसे किस देश की हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। उन्होंने अपने 13 साल के करियर में 7 विश्व खिताब जीते हैं। अभी लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था उसमें भी आपको पता है क्रिकेट को शामिल किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। अच्छा, मैग लेनिंग का नाम आपने कहाँ पे सुना है, वैसे तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन करंट अफेयर्स में कहाँ पे सुना है, तो आपको याद होगा अभी जो महिलाओं का आईपीएल हुआ था पहली बार, और आपको बताया उसको जीता किसने था, मुंबई इंडियंस ने जीता था, जिसकी कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। और उप विजेता कौन था, यानी कि मुंबई इंडियंस ने किसे हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को, तो उसकी कप्तान थी ये मैग लेनिंग। वहां पे आपने इनके बारे में सुना होगा। और वहां पे पर्पल कैप ये मिला था
हेले मैथ्यूज को, जो कि मुंबई इंडियंस की हैं, और ऑरेंज कैप मिला था मैग लेनिंग को ही। और ऑरेंज कैप मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और आप जानते हो ये रेड बुल के ड्राइवर है। अगर पूछे किस कार कंपनी के ड्राइवर है तो रेड बुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और अभी इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा आर वैशाली। तो भारतीय महिला चेस प्लेयर हैं ये आर वैशाली। और अभी इन्होंने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने मंगोलिया की बटखुयाग मुंगुटुल को हराया है। और इस प्रकार आर वैशाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने फिडे महिला ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अच्छा, इनके अलावा पुरुष प्रतियोगिता में जो भारतीय खिलाड़ी है विदित गुजराती, ये विजेता रहे। उन्होंने सर्बिया के अलेक्जेंडर प्रेडके को हराया है। और इसी के साथ आप कह सकते हो इन दोनों ने, यानी कि आर वैशाली और विदित गुजराती, इन दोनों ने 2024 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने 7वें पेरिस मास्टर्स खिताब को जीता है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 7वीं बार पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। अच्छा, उन्होंने किसे हराया? ग्रिगोर दिमित्रोव को। वे बुल्गारिया के टेनिस प्लेयर हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा रचिन रविंद्र को। तो अभी आईसीसी ने अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को। जबकि अगर हम बात करते हैं कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो वेस्ट इंडीज की जो कैप्टन है हेले मैथ्यूज, इनको अभी अक्टूबर महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा शेख हसीना। तो दुनिया भर में चर्चित टाइम मैगजीन ने अपने नवंबर 2023 के संस्करण में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनको कवर पेज पर जगह दी है। और शेख हसीना ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। वे 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वैसे इससे पहले भी वो 1996 से लेके 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। तो मतलब शेख हसीना कुल 28 साल प्रधानमंत्री रही हैं और अभी भी उनका कार्यकाल जारी है। बाकी यहाँ पे टाइम मैगजीन की भी हमने बात की है क्योंकि उन्होंने अपने कवर पेज पर शेख हसीना को जगह दी है। तो टाइम मैगजीन की स्थापना की बात करें 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बिहार। तो ये एग्जाम के लिए वन लाइनर फैक्ट आपको याद रखना है। वैसे भी अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने राज्य आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। और आपको याद हो तो अभी 2 अक्टूबर को बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी और ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य बना था। फिर बताइए, अभी हाल ही में कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला AI समाधान का नाम क्या है? तो आंसर होगा कृषि 24x7। तो अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समाधान सॉल्यूशन एक कृषि 24x7 को लॉन्च किया है। और इसे किसने बनाया है? तो कृषि व किसान कल्याण विभाग और वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर AI मुंबई ने इसको डेवलप किया। ये क्या काम करेगा? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एग्रीकल्चर से संबंधित सारी न्यूज़ देने वाला है। जैसे इस भूमि के लिए कौन सी फसल उगानी सही है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या फ़ायदा है, मतलब ये सब कुछ बता देगा क्रॉप से संबंधित। और किसानों के लिए ये कृषि की मॉनिटरिंग भी कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा साब। अब आप सोच रहे होंगे ये साब किस देश की कंपनी है, ये भी तो प्रश्न आ सकता है। तो आंसर होगा स्वीडन की कंपनी है।
जो भारत में डिफेंस परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये जो साब, ये जो कंपनी है, ये कंधे पर रखकर दागे जाने वाले रॉकेट बनाने वाली एक कंपनी है और ये हमारे देश में जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी वो ये हरियाणा में बना सकती है। तो याद रखना, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी ये कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा साब। फिर बताइए, दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो आंसर होगा मीका। तो पॉलिश संचालित कंपनी है एक, जिसका नाम है डिक्टाडोर। इसने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। और ये जो डिक्टाडोर कंपनी है, इसने हैंसन रोबोटिक्स के सहयोग से ये काम किया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब क्या हो गया? जो ह्यूमन की तरह दिखता है, ह्यूमन के जैसे दिखने वाला रोबोट। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये हैंसन रोबोटिक्स जिसने ये रोबोट बनाया है, इसने ही, आपको याद होगा, एक लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट है सोफिया, उसको भी इसी ने बनाया था। तो याद रखना, अगर पूछे कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अभी किस कंपनी का सीईओ बना है, तो एक पॉलिश कंपनी है डिक्टाडोर। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो हर साल 7 नवंबर को कैंसर की पहचान, उसकी रोकथाम करने और उसके उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 7 नवंबर को ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और 7 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन होता है। और मैडम क्यूरी, इन्होंने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं, 7 नवंबर को हम शिशु संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो रेडियोग्राफी की मदद से डॉक्टर एक्सरे तकनीक से शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। और इस बार की थीम है रोगी सुरक्षा का जश्न है। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। और एक रेडियो से आपको याद आएगा, एक वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है, वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को एक नेशनल वुमेन्स डे भी हम मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताओ, अभी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 नवंबर को। तो सभी नागरिकों के लिए उचित और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने की थी। कब? 1995 में। तो इस दिन को देश के नागरिकों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और वादियों के अधिकारों से अवगत कराने के लिए इस दिन को शुरू किया गया मनाना। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार 9 नवंबर को हमने वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, विश्व उपयोगिता दिवस भी मनाया, जो नवंबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और थीम क्या है इसकी? सहयोग और सहयोग, यानी कि कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। फिर बताइए, अभी हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और विकास के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाते हैं। और इस बार की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। अब आप पूछोगे, एक नेशनल साइंस डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं वो दिन। फिर बताइए, अभी 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो आंसर होगा आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। और हर साल आप जानते हो, भारत में धनतेरस के दिन ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में इसका 8वां संस्करण है। और डे तो कोई फिक्स नहीं है, जिस दिन धनतेरस होती है, धनवंतरी की जयंती के दिन ये मनाते हैं हम। इस बार हमने 10 नवंबर को मनाया। पहली बार अगर जानना चाहो कब मनाया था, 28 अक्टूबर 2016 को। तो ये दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी के सम्मान में मनाया जाता है, उनकी जयंती के दिन। तो ये थीम जरूर याद रखना आप, आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो आंसर होगा केरल। तो यहां हम बात कर रहे हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 की। और इसे जारी कौन करता है?
FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस इंडेक्स में अगर बड़े राज्यों में बात करोगे तो केरल पहले स्थान पे है, फिर पंजाब और तमिलनाडु है। स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में बात करेंगे तो गोवा है पहले स्थान पे, फिर मणिपुर और सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है, फिर दिल्ली और चंडीगढ़ है। तो ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक है और इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था या शुरू किया गया था, तो आंसर होगा 2018-19 में। और फूड से आपको एक डे जरूर याद आएगा, वर्ल्ड फूड डे। वो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। वैसे हम नेशनल फूड डे भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को। एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है 7 जून को। और हमने FSSAI की बात की थी ना अभी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लॉन्च हुआ था, ये स्थापना होती है 2008 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी नए CEO बने थे इसके, गंजी कमलावी राव नाम है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय ये टॉप पर है, तो आंसर होगा पेकिंग यूनिवर्सिटी। तो QS मतलब क्वाक्वेरिली साइमंड्स, इसने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया है। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पे हांगकांग यूनिवर्सिटी और तीसरे पे है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी। इस लिस्ट में टोटल 148 भारतीय यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं और इनमें से टॉप 100 में बात करेंगे तो मात्र 7 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं और टॉप 50 में केवल 2 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। या आप यूं पूछो अगर प्रश्न को घुमा करके कि जितनी भी भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सब में टॉप पर कौन है, तो IIT बॉम्बे है। वैसे IIT बॉम्बे इस लिस्ट में 40वें स्थान पर है, तो IIT दिल्ली 46 नंबर पर है। फिर बताइए कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा, तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी ब्रिटेन सरकार ने बताया कि भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ा जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भारत से अवैध रूप से यूके जाने वाले नागरिकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। तो इस सूची में शामिल होने के बाद देश से अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और अवैध रूप से भारतीय प्रवासियों की ब्रिटेन में शरण मांगने की संभावना खत्म हो जाएगी। वैसे ब्रिटेन ये सुरक्षित देशों की सूची में भारत के अलावा जॉर्जिया को भी जोड़ेगा। फिर बताओ, अभी हाल ही में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। तो अभी दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन ये हेग नीदरलैंड में किया गया। अच्छा, आप लोग बताएंगे यहाँ पे हेग नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो इसमें हमारे केंद्रीय रसायन व जो उर्वरक राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। इसका आयोजन किसने किया, कहाँ पे किया, ये तो हमने देख लिया, हेग नीदरलैंड में। लेकिन किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका उद्देश्य है दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों यानी कि हेल्थ टेक्नोलॉजीज तक पहुंच बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये इस बार इसका दूसरा संस्करण है। अब आप जानना चाहोगे पहला संस्करण कब हुआ था? तो जो पहला वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन है वो 2021 में हुआ था। वो वर्चुअली आयोजित हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना था ना, तो ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअली हुआ था। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन ये किस राज्य में आयोजित किया गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन ये किया गया और इसमें चीफ गेस्ट थे मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एड्डी और इस सम्मेलन में 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा हितेश कुमार एस मकवाना को। तो अभी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। महासर्वेक्षक मतलब सर्वेयर जनरल। बाकी आप जानते हो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे रघु श्रीनिवासन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे KN शांत कुमार और मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने थे कौन? रजनीश कुमार। फिर बताइए, अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए CEO कौन बनेंगे, तो आंसर होगा वेंकट नागेश्वर चसलानी। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने वेंकट नागेश्वर चसलानी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। इससे पहले चसलानी SBI में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे।
तो यहाँ पे वो किनका स्थान लेंगे, NS वेंकटेश की जगह लेंगे। बाकी अभी बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, फिक्की के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने शैलेश पाठक, और रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने थे मनोज यादव। इनके नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बन गया है, तो आंसर होगा चिली। तो अभी हाल ही में चिली देश ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां 95th नंबर का सदस्य देश बन गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अभी आपको याद आएगा इसकी जो 6ठी असेंबली का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमारे केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। और वहां मैंने आपको बताया भी था, अगर आपसे पूछे कि इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, तो 2018 में हुई थी, वो भी नई दिल्ली में हुई थी। साथ में याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर अजय माथुर है। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा और ये पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। और इस संगठन के गठन की हम बात करें तो भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि COP21 सम्मेलन में इसका गठन किया था। और गठन करने का उद्देश्य क्या है, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश हैं उनको सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में समृद्ध करना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश है उन्हें सनशाइन देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी होती है। और अब आपको याद रखना है इसका 95th नंबर का सदस्य देश कौन सा बन गया है, चिली बन गया है। अब चिली बन गया है तो चिली के स्टैटिक जरूर देखेंगे। तो चिली ये साउथ अमेरिकी देश है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, और इसकी कैपिटल सैंटियागो होती है, करेंसी है चिलियन पेसो, प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, ये स्टैटिक प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आंसर होगा अटाकामा का मरुस्थल जो आपको मिलेगा चिली देश में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की शुरुआत किस फिल्म से होगी, तो आंसर होगा कैचिंग डस्ट। तो आपको ये तो पता ही है, इस बार जो 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा इसका आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 तक कहाँ पे होगा, गोवा में किया जाएगा, गोवा में ही होता है। और कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करता है ये अगर पूछेंगे तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय। तो याद रखना ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी इस फिल्म से। और एक अमेरिकी फिल्म है द फेदरवेट, ये इसका समापन शीर्षक होगी, यानी कि जब इसका एंड हो रहा होगा उस टाइम ये इसकी फिल्म होगी। जबकि एक तुर्की फिल्म है अबाउट ड्राई ग्रास, ये मिड फेस्ट फिल्म होगी। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट रहेगा कि इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा, तो हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को। अब माइकल डगलस से आपको क्या याद आता है कि अभी जो 76 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, माइकल डगलस को। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस्र से भी पुराने पिरामिड ये कहाँ पे खोजे गए, तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो अभी दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड ये खोजा गया कहाँ पे, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहराई में ये बना हुआ है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, पुंडेक बेरुंडक के नाम से इसे जाना जाता है। और कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये 16,000 साल से भी अधिक पुराना है। फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो याद रखना अभी उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये प्रलय, जिसका अभी सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज की बात करोगे तो 300 से लेकर 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसको बनाया किसने है, DRDO ने बनाया है। और ये अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। और इसे चाइना और पाकिस्तान की सीमा के पास में तैनात
किया जाएगा, इसी के लिए इसको डेवलप किया है, नाम है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित की है, तो आंसर होगा पूसा 2090। तो पूसा 2090 ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के द्वारा विकसित कम अवधि में अधिक उपज देने वाली धान की किस्म है। ये पूसा 44 की तुलना में केवल 120 से 125 दिनों में परिपक्व हो जाता है, जिसे परिपक्व होने में लगभग 155 से लेकर 160 दिन लगते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे किसानों को अगली गेहूं की फसल के लिए अपने खेत तैयार करने के लिए लगभग 30 दिन और मिल जाते हैं, जिससे पराली जलाने की जरूरत कम हो जाती है। तो पूसा 2090 ये पूसा 44 का उन्नत संस्करण है और अच्छी पैदावार बनाए रखता है। उम्मीद है इस नए किस्म से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों में पराली जलाने के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये नाम याद रखना, कौन सी की किस्म है, पूसा 2090। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ ने। तो भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, और अभी इन्होंने अन्य न्यायाधीशों के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। ये नवनिर्मित कैफे पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है। कैफे के प्रबंधक दृष्टिबाधित ही है। इस मौके पर राष्ट्रगान भी सांकेतिक भाषा में गाया गया। ये कैफे एक NGO के द्वारा चलाया जा रहा है जो विशेष जरूरत वाले लोगों के साथ काम करता है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में भी मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया ये पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहले चंद्र मिशन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया, नाम बताओ, तो आंसर होगा फ्रैंक बॉर्मन। तो अमेरिका के पूर्व अंतरिक्ष यात्री है फ्रैंक बॉर्मन, जिनका भी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले मानव युक्त मिशन का नेतृत्व करके इतिहास रचा था, और उस मिशन का नाम था अपोलो 8, जिसे कब लॉन्च किया गया था, 21 दिसंबर 1968 को। और वे चंद्रमा के सुदूर भाग का निरीक्षण करने और उसकी तस्वीर लेने वाले पहले 3 लोगों में से एक भी थे। ये फ्रैंक बॉर्मन इनका नाम है, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी, तो आंसर होगा भूटान। तो भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर, जो कि अभी भारत की यात्रा पर थे, और इसी दौरान भारत के असम में कोकराझार और भूटान में गेलेफू के बीच प्रस्तावित रेल लिंक के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण करने पर ये सहमत हो चुके हैं। तो ये भारत और भूटान के बीच पहला रेल कनेक्शन होगा, जिसकी लंबाई होगी 57 किलोमीटर, जो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि जितना भी पैसा लगेगा भारत ही लगाएगा। देखो, भूटान की अगर बात करें तो कैपिटल थिम्पू हो गई, करेंसी चलती है एंगल ट्रम, इंडियन रुपी भी चलती है वहां पे, और प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग।